23 जून 1980 की सुबह नई दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट एक पिट्स S-2A एरोबैटिक एयरक्राफ्ट रनवे से उड़ान भरता है। यह कोई आम फ्लाइट नहीं थी। यह एक हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड एरोबैटिक फ्लाइट थी। तेज मोड़, शार्प लूप्स और जमीन के बेहद करीब उड़ान। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। लो एल्टीट्यूड एरोबैटिक्स के दौरान एयरक्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ा, प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और रनवे के पास जमीन से टकरा गया। इस क्रैश में मौत हुई भारत के सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक संजय गांधी की। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स, जिद, विजन और गलत तरीकों की कहानी है। संजय गांधी उन पॉलिटिशियंस में से नहीं थे जिन्होंने धीरे धीरे सिस्टम के अंदर जगह बनाई हो। वो उस तरह के इंसान थे जिन्होंने सिस्टम को ही अपने इशारों पर चलाया। अगर उनकी अचानक मौत ना हुई होती तो शायद आज भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप कुछ और ही होता। शायद बीजेपी आज सत्ता में ना होती और शायद राहुल गांधी कभी राजनीति में आते ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या संजय गांधी वही थे जो हमें हमेशा दिखाए गए, या फिर उनकी कहानी में हमेशा सिलेक्टिव ट्रुथ परोसा गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वापस जाना होगा उनकी शुरुआत तक। ये मुल्क है क्या? ये जो हिंदुस्तान है ये है क्या? जो हिंदुस्तान की जनता है वो हिंदुस्तान है। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ। वो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे बेटे थे। उनके बड़े भाई थे राजीव गांधी। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई, फिर देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में। कुछ समय के लिए वो स्विट्जरलैंड के एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में भी रहे। स्कूल के दिनों में राजीव और संजय साथ पढ़ते थे, लेकिन दोनों की सोच और प्राथमिकताएं अलग अलग थीं। संजय गांधी ने पढ़ाई से ज्यादा अपने पैशन को चुना, कार्स, मशीनें और स्पीड। यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए। बचपन से ही संजय गांधी को हाई स्पीड ड्राइविंग और मैकेनिक्स का शौक था। यह शौक उन्हें उनके पिता से मिला था। अपने इसी पैशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड में रोल्स रॉयस ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, उनकी एंट्री किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू क्लियर करने से नहीं हुई थी। उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी नेहरू के पोते होना और इंदिरा गांधी के बेटे होना। रोल्स रॉयस में उन्होंने बतौर इंटर्न करीब 3 साल काम किया, लेकिन 1968 में इंटर्नशिप पूरी होने से पहले ही वो भारत लौट आए और यहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। भारत लौटकर संजय गांधी दिल्ली के पास एक कार गैरेज में काम करने लगे। यहीं से जन्म हुआ उनके पहले बड़े सपने का। उनका मानना था कि भारत के हर मिडिल क्लास परिवार के पास अपनी एक कार होनी चाहिए। 1970 में उन्हें स्मॉल और अफोर्डेबल कार बनाने का लाइसेंस मिल गया। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मारुति और इसे पीपल्स कार के तौर पर प्रमोट किया गया। लेकिन यहीं से संजय गांधी का विजन धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में बदलने लगा। सबसे पहला सवाल यही उठा, बिना किसी फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री के संजय गांधी को सरकारी अप्रूवल कैसे मिला? इस पर इंदिरा गांधी का जवाब था, संजय गांधी के एंटरप्रेन्योर स्पिरिट इंडियन यूथ के लिए एक उदाहरण बनेगी। फैक्ट्री के लिए जमीन चुनी गई हरियाणा में। तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन इस जमीन की खरीद में कई नियम तोड़े गए। किसानों से जबरदस्ती जमीन ली गई और कीमत भी बहुत कम दी गई। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के पास ही मिलिट्री का एम्यूनिशन डिपो मौजूद था। नियम साफ था, 100 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। लेकिन यहाँ नियम लागू नहीं हुआ, बल्कि मिलिट्री डिपो को ही हटा दिया गया। फैक्ट्री के बाद इन्वेस्टमेंट की बारी आई। IFCI और PNB से बहुत कम ब्याज पर बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिला। फिर भी प्रोजेक्ट 2 साल में ही लड़खड़ाने लगा। जब तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी ने फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगी तो संजय गांधी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह बिजनेस करने का ओल्ड स्कूल तरीका है। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान मीसा और कोई पोसा जैसी कानूनों का डर दिखाकर लोगों को मारुति के शेयर खरीदने पर मजबूर किया गया। 60 करोड़ खर्च होने के बावजूद 6 साल में सिर्फ 21 कारें बनी और उनकी कीमत 24,000 रुपए तक पहुंच गई, जो प्रोजेक्टेड कीमत से 4 गुना ज्यादा थी। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद मारुति प्रोजेक्ट की जांच बैठी। जस्टिस AC गुप्ता की रिपोर्ट साफ थी, प्रोजेक्ट को अप्रूवल मेरिट पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल कनेक्शन के आधार पर मिला। लेकिन इसके बावजूद मारुति पूरी तरह बंद नहीं हुआ। 1982 में सुजुकी के साथ ज्वाइंट वेंचर बना और मारुति 800 लॉन्च हुई। लेकिन यह सफलता संजय गांधी की नहीं थी और इसी बीच देश एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहा था।
25 जून 1975 देश में इमरजेंसी घोषित हुई। प्रेस पर सेंसरशिप, आजादी पर रोक, विरोध करने वालों की गिरफ्तारी। इसी माहौल में संजय गांधी ने अपना 5 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। कागज पर यह प्रोग्राम आदर्श लगता था। फैमिली प्लानिंग, ट्री प्लांटेशन, डाउरी एबोलिशन, कास्ट एरिडिकेशन, ईच वन टीच वन। लेकिन जमीन पर इसे लागू करने के तरीके पूरी कहानी बदल देते हैं। संजय गांधी का सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला था जबरदस्ती नसबंदी। सरकारी नौकरी, सैलरी, लोन सब कुछ स्टेरिलाइजेशन सर्टिफिकेट से जोड़ दिया गया। राजस्थान में 3 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में टीचर्स की सैलरी रोक दी गई। लोगों को रास्ते से उठाया गया, खेतों से पकड़ा गया। युवक बुजुर्ग कोई फर्क नहीं, नंबर्स बढ़े लेकिन डर भी बढ़ा। इसके बाद आया तुर्कमान गेट का मामला, स्लम डिमोलिशन, जबरदस्ती हटाना और स्टेरिलाइजेशन के लिए पकड़ना। 19 अप्रैल 1976 को प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस ने फायरिंग की। घंटों चली गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। लेकिन उस समय मीडिया चुप था। 1977 में कांग्रेस हारी, लेकिन संजय गांधी रुके नहीं। उन्होंने यूथ कांग्रेस को मजबूत किया। 1980 में अमेठी से चुनाव जीता। इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनी। संजय गांधी कांग्रेस के सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जाने लगे। लग रहा था अगला प्रधानमंत्री तय है। लेकिन फिर आया 23 जून 1980। पिट्स S-2A एयरक्राफ्ट, लो एल्टीट्यूड स्टंट और एक क्रैश। संजय गांधी की मौत ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। संजय गांधी में विजन था, पोटेंशियल था, लेकिन उनके तरीके ऑथोरिटेरियन, जिद्दी और जल्दबाजी भरे थे। यही वजह है कि आज उन्हें निगेटिव फिगर के रूप में याद किया जाता है। लेकिन एक बात साफ है, भारतीय राजनीति में संजय गांधी सबसे प्रभावशाली और निर्णायक चेहरों में से एक थे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।